प्यारे बच्चों, आइए अनिल कुमार आज मैं आपको राजनीति शास्त्र के पहले पाठ सत्ता की साझेदारी के विषय में बता रहा हूं। सत्ता की साझेदारी का विचार देखने में एक बड़ा अजीब व आश्चर्यजनक लगता है, लेकिन वर्तमान समय में हम देखते हैं कि सत्ता की साझेदारी अनेक रूपों में लगभग प्रत्येक देश के अंदर पाई जाती है। अब सत्ता की साझेदारी के रूप कौन कौन से हैं? सर्वप्रथम सरकार के अंगों के भी हिस्सेदारी। देखिए, सरकार के 3 अंग माने जाते हैं: कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करना, और विधानपालिका का विधायिका, इसका काम होता है कानून को बनाना, निर्मित करना। न्यायपालिका उस कानून के अनुसार न्याय करती है। तो हम इन 3 अंगों के बीच भी हर प्रकार की शक्तियों को बांट करके सत्ता का बंटवारा कर देते हैं, और सत्ता के इस बंटवारे को सत्ता का सहज वितरण भी कहते हैं। दूसरा है सरकार के सत्ता के बीच बंटवारा। अधिकांश देशों में सरकार के कई स्तर पाए जाते हैं, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। यहाँ भी कुछ शक्तियाँ राज्य सरकारों के पास होती हैं, कुछ शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास होती हैं, कुछ शक्तियाँ स्थानीय सरकारों के पास होती हैं। तो सरकार के स्तर पर भी हम सत्ता को बांट सकते हैं। विभिन्न भाषा और समुदायों के बीच सत्ता का बंटवारा। देखिए, अधिकांश देशों में विभिन्न भाषा, धर्म, संप्रदाय और समुदायों के लोग रहते हैं। जब कभी इनके अंदर विवाद उत्पन्न होता है तो इनके बीच भी हम सत्ता को बांट देते हैं। उदाहरण के लिए, बेल्जियम के अंदर डच, फ्रेंच और जर्मन भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। उन लोगों ने भाषा के अनुसार सत्ता का बंटवारा किया। इसके विपरीत लेबनान के अंदर विभिन्न समुदाय के बीच सत्ता का बंटवारा है। जैसे राष्ट्रपति का पद कैथोलिक को मिलेगा, प्रधानमंत्री का पद सुन्नी मुसलमान के पास होगा, उप प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स के पास होगा, और संसद के अध्यक्ष का पद सुन्नी मुसलमान के पास होगा। तो इस प्रकार में हम धर्म और समुदाय के बीच भी सत्ता के बंटवारे को बांट। सत्ता के बंटवारे का चौथा रूप है दबाव समूह व राजनीतिक दलों के बीच बंटवारा। कई बार हम देखते हैं कि देश के अंदर किसी एक राजनीतिक पार्टी का स्पष्ट बहुमत नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सी राजनीतिक पार्टियां मिलकर के सरकार का गठन करती हैं, और उसके अंदर ये भी देखते हैं कि दबाव समूह जो जनता की भलाई में सरकार पर दबाव डालते हैं, वो भी सत्ता के अंदर शामिल होते हैं। तो ये कुछ ऐसे रूप हैं जो सत्ता की साझेदारी के हैं। अब इस सत्ता की साझेदारी के रूपों का लाभ क्या है? देखिए, सबसे बड़ा लाभ सत्ता की साझेदारी के रूपों का ये है कि देश में विभिन्न विचारधाराओं वाले लोग रहते हैं, और उन सभी को सत्ता में शामिल करके उनके विचारों का फायदा या उनका लाभ उठाया जा सकता है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है, लाभ ये होता है कि यदि जो वर्ग कभी भी सत्ता में नहीं आता है, वो अपने आप को अलग समझता है, अर्थात अलगाववादी विचारधारा पर रखने का भय रहता है। तो सत्ता में साझेदारी से अलगाववादी विचारधारा नहीं पनपने पाती है। अगला इसका लाभ यह होता है कि सभी लोगों को
समान रूप से प्रतिनिधित्व मिल जाता है और देश का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास बड़ी आसानी से हो जाता है। तो ये सत्ता की साझेदारी के लाभ हैं। इस पाठ में हम पढ़ेंगे बेल्जियम और श्रीलंका कि बेल्जियम की जटिल जातीय बनावट क्या है और श्रीलंका की क्या है। सर्वप्रथम बेल्जियम को लेते हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। यहाँ 59% लोग डच भाषा बोलते हैं और 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। ऐसी स्थिति में इन लोगों ने भाषा के आधार पर सत्ता का बंटवारा कर रखा है। इसके मॉडल की विशेषताओं में कि जर्मन और फ्रेंच भाषा बोलने वाले मंत्रियों की संख्या बराबर, दोनों भाषाओं के जो प्रतिनिधि हैं उनमें मंत्री समान रूप से दिए जाएंगे। राज्य सरकार केंद्र के अधीन काम न करके स्वतंत्र रूप से काम करेगी। स्थानीय सरकारों के अंदर दोनों भाषाओं को बोलने वाले लोग ही प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे, एक वर्ग के लोग नहीं करेंगे। तो ये कुछ बेल्जियम मॉडल की विशेषताएं हैं। अब प्रश्न उठता है श्रीलंका का। श्रीलंका वैसे भी भारत का एक पड़ोसी देश है और इस पड़ोसी देश के अंदर जातीय बनावट इस प्रकार से है। 74% लोग सिंहली भाषा बोलते हैं और 18% लोग तमिल भाषा बोलते हैं। 7% लोग ईसाई समुदाय के हैं, शेष लोग अन्य भाषा बोलते हैं। अब तमिलों के अंदर दो प्रकार के, श्रीलंकाई मूल के तमिल और भारतीय मूल के तमिल, जिनके पूर्वज भारत के तमिलनाडु राज्य से वह बागानों में काम करने गए थे। श्रीलंकाई मूल के तमिलों की संख्या 13% है, शेष 5% भारतीय मूल के तमिल। 7% लोग वहाँ ईसाई हैं। श्रीलंका में तमिलों को विशेषाधिकार, नौकरियों में सिंगलियों को ही प्राथमिकता दी जाती है। राजनीति में सिंगलियों का ही बोलबाला है। यही कारण है कि श्रीलंका के अंदर तमिल वहाँ से नाराज है और नाराज के कारण कभी कभी विद्रोह भी कर देते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद है। ये बहुसंख्यकवाद और अल्पसंख्यकवाद क्या होता है। देखिए, बहुसंख्यकवाद जिस देश में जिस समूह या जाति की संख्या अधिक होती है उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, उन्हें बहुसंख्यकवाद कहते हैं। अल्पसंख्यकवाद जिस देश में समूह या जाति की संख्या कम है। श्रीलंका एक बहुसंख्यकवाद देश है क्योंकि वहाँ की सत्ता में, वहाँ की राजनीति में सिंगलियों को ही विशेष महत्व दिया जाता है। तमिलों को वहाँ किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि श्रीलंका एक बहुसंख्यकवाद देश है। इसके विपरीत भारत में भी अनेक धर्म जातियों के लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी रहते हैं, लेकिन हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है। लेकिन भारत में बहुसंख्यकवाद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हिंदुओं की संख्या अधिक होने के बावजूद भी हमारे यहाँ सभी धर्मों को समान समझा जाता है। हाँ, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो यहाँ पे हम बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा नहीं दे सकते, ना बहुसंख्यकवाद है। अब प्रश्न आता है कि भी सत्ता की साझेदारी एक युक्तिपरक और एक नैतिकपरक कारक। देखिए, युक्तिपरक कारक तो ये है कि वे इससे अलगाववाद की भावना नहीं बनती है, क्योंकि जब सत्ता में सभी लोगों को समान रूप से भागीदारी मिल जाती है तो कोई भी समुदाय अपने आप को अलग नहीं समझता है और इससे अलगाववाद की भावना मन में नहीं आती है।
ये तो युक्ति परक कारक है, ये सही कारक है। नैतिक परक, देखिए कई बार क्या होता है, किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिलता, तो ऐसी स्थिति में बहुमत न मिलने के कारण देश में बार बार चुनाव कराने पड़ते हैं, और जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर अर्थात जनता के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए 1989 से लेकर के 13वीं लोकसभा में भी भारत का किसी भी एक पार्टी का बहुमत नहीं आया था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी 20 राजनीतिक दलों को साथ लेकर के एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से संगठन बना करके देश में शासन किया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार भी यूपीए के नाम से, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के नाम से शासन किया। इसमें भी अनेक राजनीतिक दल शामिल हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर ये गठबंधन ना बनते, सरकारें ना बनती, तो परिणाम क्या होता, देश के ऊपर अनावश्यक रूप से चुनाव का बोझ बढ़ जाता। तो नैतिक दृष्टि से भी सत्ता के अंदर साझेदारी जो है बहुत उचित और अच्छी मानी जाती है। अब प्रश्न उठता है कि लेबनान के अंदर सत्ता का बंटवारा धर्म के अनुसार किया गया है। मैंने आपको शुरू में स्पष्ट किया कि लेबनान के अंदर विभिन्न जातियों धर्मों के लोगों ने सत्ता को मिल बैठ के बांटा है, क्योंकि वहाँ पे आंदोलन के बाद हिंसा जो बढ़ती थी, उस हिंसा के बाद वहाँ के बुद्धिजीवियों ने सत्ता का बंटवारा किया। उसके अनुसार देश का राष्ट्र वो कैथोलिक वर्ग से हुआ। देश का जो प्रधानमंत्री है वो सुन्नी मुसलमान होगा। देश का उप प्रधानमंत्री ऑर्थोडॉक्स वर्ग से होगा, और देश का सुन्नी मुसलमानों से संसद का अध्यक्ष होगा। तो इस प्रकार उन्होंने धर्म के रूप में सत्ता का विभाजन कर रखा है। अब खलील नामक एक व्यक्ति की कहानी इस पाठ में बताई गई है कि खलील इस सत्ता के बंटवारे को लेबनान में उचित नहीं मानता है। उसका कारण क्या है? देखिए, खलील सत्ता के बंटवारे को इसलिए उचित नहीं मानता है क्योंकि खलील की माता अलग धर्म से संबंध रखती है और उसके पिता का धर्म अलग है। ऐसी स्थिति में वो अपने आप को किस धर्म का अनुयायी बनाए, ये वहाँ पर असंभव है। इसलिए वो इस बंटवारे से नाखुश नाराज है और वह चाहता है कि सत्ता का बंटवारा ये धर्म के आधार पर न होकर के चुनाव के आधार पर, कि जनता में जनमत के माध्यम से चुनाव करवाया जाए और जो चुनाव होते वही देश के सर्वोच्च पद पर पहुँचे। क्योंकि खलील महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, वो ऊंचे पद पे जाना चाहता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उसने वहाँ के बंटवारे का विरोध करते हुए लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार के पक्षधर में रहा है। अब आता है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण क्या होता है? ऊर्ध्वाधर वितरण ऊपर से नीचे, इसमें शासन का स्तर है जो मैंने आपको शुरू बताया। सत्ता केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकारें, तो इस रूप को ही हम सत्ता का ऊर्ध्वाधर रूप कहते हैं। अब मैं आपको कुछ प्रश्न बता रहा हूँ जो आपने अपनी नोटबुक में लिख ली। ये बात यही समाप्त हो चुका है। प्रश्न है सर्वप्रथम, सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं? सत्ता की साझेदारी के लाभ बताइए। बेल्जियम की जटिल जातीय बनावट का वर्णन करते हुए बेल्जियम मॉडल की कुछ मुख्य बातें लिखें। अगला प्रश्न है, श्रीलंका की जटिल जातीय बनावट का वर्णन करें। बहुसंख्यकवाद से क्या तात्पर्य है? क्या श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद है? भारत में अगला प्रश्न, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन सभी धर्मों के लोग रहते हैं। हिंदुओं की संख्या ज्यादा है तो क्या भारत में बहुसंख्यकवाद है? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। सत्ता के सहज वितरण से आप क्या समझते हैं?
सत्ता के उत्तराधिकार से आप क्या समझते हैं? लास्ट प्रश्न है, श्रीलंका में तमिलों की नाराजगी के क्या कारण हैं? ये सभी प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में लिख करके लाने हैं या करने हैं। धन्यवाद।